होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोमियल? बाइनोमियल का मतलब होता है जहां पे दो टर्म हो। ट्राइनोमियल में क्या होता है? थ्री टर्म, थ्री अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं तो ये टर्म्स। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या बताएगा? बाइनोमियल थ्योरम का बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट इज अ बाइनोमियल एक्सपेंस। क्या कह सकते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंस। ओके कि व्हाट इज डिफरेंस बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं? तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे एक्सपेंशन किए हुए हैं, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b a माइनस 1। बहुत बढ़िया। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? तुम बताओ। ठीक है, ये सारा 11th में हम सीखेंगे। a cube plus b cube plus 3ab a plus b। a प्लस बी रेज टू द पावर 4 क्या होता है? a square a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 plus 4ab a plus b a square plus b square। बहुत। a प्लस बी रेज टू द पावर 100 क्या होता है? आज हम यही सीखेंगे। ओके, आज हम लोग क्या सीखेंगे? a प्लस बी का एक्सपोनेंट कुछ भी रहे, जैसे इस बच्चे ने कहा मुझे याद नहीं है, उस बच्चे ने अपना सुनाया और अगला 4 में जुगाड़ लगा दिया, कुछ भी अपना बोल दिया, मास्टर अपना वेरीफाई करता रहे, अगला 100 पूछा था है हो गया। तो ये सारी बातों को हम सीखने वाले हैं। इसके पीछे का लॉजिकल एविडेंस क्या है कि इसको किसने किया? इसको किया पास्कल्स। देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट, अरे हो गया ER5 का दो, बोल के ER5। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि पास्कल्स ट्रायंगल जो था वो क्या, पास्कल ट्रायंगल का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल जो है इस तरह के कोएफिशिएंट देते हैं। आप लोग किसका कोएफिशिएंट देते हैं? तो कहता है कि पास्कल ट्रायंगल किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन के हर एक टर्म का कोएफिशिएंट को लिख के पास्कल्स ट्रायंगल बनता है। इसको लिख के बनता है पास्कल्स ट्रायंगल। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग कुछ टर्म्स यूज करें। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में जान लें सो दैट कि हमारा चैप्टर इजी गोइंग। अभी जो इन टर्म्स को हम जानेंगे उसके जैसे एक फैक्टोरियल नोटेशन कभी हमने सीखा था। You know about the factorial notation? n factorial मतलब क्या होता है? 1 into 2। चुप, बताओ क्या होता है factorial? n factorial। कान पकड़ो, खड़े हो जाओ। तुम बताओ factorial notation। अब बताते हैं ऑफलाइन क्लास कैसे चलेगी। खड़े हो, बताओ n factorial मतलब? बैठ जाओ। n factorial मतलब क्वेश्चन को निकाल करो। तुम बताओ what is the meaning of n factorial? इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब समझ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में यही है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है? 1। अच्छा, 1/k फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? हाँ, आप लोगों से भी पूछूंगा। अभी एक बार इन लोगों को पहले लाइन से बैठा दो, बैठने भूल गए, बताइए क्या होता है 1/k फैक्टोरियल व्हेन k इज अ नेगेटिव इंटीजर? तुम बताओ मानस, 1/k फैक्टोरियल व्हेन k इज अ नेगेटिव इंटीजर। कान पकड़ो, खड़े हो जाओ। तुम बताओ सर। कान पकड़ो, तुम बताओ लड़की। कान पकड़ो, बैठो। अबे कान पकड़ के बैठ के जाओ, हो गया। कान पकड़ो, कर दो। तुम बताओ। कान पकड़ो, तुम बताओ। कान उखाड़ लो, बैठ। तुम बताओ बैठ। कान पकड़, 3 बार उठ के बैठे। जीरो। एक्सपोनेंशियल सीरीज को जब हम लोग कर रहे थे
तो 1/-1 फैक्टोरियल को क्या लिखते थे, 0 लिखते थे, याद है? तो यही चीज याद रखना, कंटिन्यूएशन में याद रखोगे ना कि पिछली भूल क्या हो। तो इस चैप्टर में अपने को कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो फैक्टोरियल नोटेशन कहोगे, फैक्टोरियल नोटेशन के क्या ऐसा हो गया, तो हम इसमें एक टर्म यूज करेंगे एनसीआर। पहले इसमें हम लिखेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बायनोमियल। आज एकदम ध्यान रखना, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले क्या लिखा है हेडिंग में, बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बायनोमियल थ्योरम। अभी बायनोमियल थ्योरम पे नहीं आएंगे आप लोग, बुक भी लाके नहीं आओ, लेके नहीं आए होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी नहीं निकालना भी नहीं, अभी जरूरत भी नहीं मुझे नहीं। लेट जो है कान पकड़ो जल्दी आओ, कान पकड़ो जल्दी आओ। किस क्लास में? जल्दी आओ यार, टाइम थोड़ा थोड़ा भाग के आ जाओ जल्दी। समय नहीं है इसी क्लास में हो ना, ऐसा तो नहीं किसी और बच्चे को बुला दिया। अच्छा, फर्स्ट जो है वो एनसीआर। इसका मतलब क्या होता है अभी समझ के, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। सिलेक्शन ऑफ, अरे लिखो ना, ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहे हो, पहली बार समझो तो लिख लो। सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। यानी तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से तुम्हें आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एन ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आर ऑब्जेक्ट। तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनसीआर। बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। सर आवाज थोड़ी वीडियोस ऑन रखना, से बीच कम। में वीडियोस नहीं ऑन रखोगे, आज तुम लोगों को भी यहाँ से भगा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। आज जिसका नाम लिया वीडियो ऑन नहीं, रिमूव कर, वीडियोस ऑन रख, आज रिमूव कर एकदम सर, पूरे आज बीच में सर आज पूरे क्लास को सुधार के ही छोड़ेंगे। एनसीआर, इसका मतलब ये होता है बेटा n फैक्टोरियल। कैसे डिफाइन है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, तो क्या करना है, रट्टा मार, क्या करना है, रट्टा मार, समझ गए। एनसीआर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। 4 बार में याद कर लो जल्दी से, क्या लिखोगे, एनसीआर n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल into n minus r n minus r factorial, n factorial upon r factorial n minus r factorial, n factorial upon r factorial n minus r factorial, n factorial upon r factorial n minus r factorial। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, ये तो हमने याद कर लिया। n फैक्टोरियल का मतलब हम समझते हैं n into n minus 1 into so on 1 तक, या फिर 1 into 2 into 3 into up to n तक। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे व्हाट इज n फैक्टोरियल, तो वी जस्ट से it is the product of first n natural number, this is the product of first n natural number। मतलब if you are writing 10 factorial, तो first 10 natural number कौन है, 1 2 3 4 up to 10। 5 फैक्टोरियल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इन सब का क्या करना है, प्रोडक्ट लेना। क्या लेना है, प्रोडक्ट। एकदम ध्यान से सुनना है, सिंबॉलिक है, कानून सिंबॉलिक है, समझे ना। कान उखाड़ना होगा तो आगे उखाड़ लेंगे, तो बोले अच्छा। अब इसका हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, अभी रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कहता है कि 3c2, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बता, कान पकड़, क्लास में है ना, कान पकड़ के बता कैसे लिखा। 22 multiply मैं तो क्लास में भगा दूंगा, फिर यहाँ बैठ के नहीं सीखा जाना, बाहर बैठ के पकौड़े को लिखा। बताओ भाई यहाँ पे कैसे लिखा गया इसको, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कैसे लिखा बताओ। 3 factorial by 2 factorial put कर दे into value 3 minus 2 3 factorial। माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 1 के। हाँ लेकिन आज तो पूरी दुनिया सीखेगी या तो बात जाएगी, ये हो गया। और फैक्टोरियल नोटेशन को याद रखना, जैसे 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखते, कहीं पे भी ऐसे भी लिखा रहता है, तो इस सिंबल में नहीं घबराना, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल n भी है, ठीक है, और या फिर ऐसे लिखा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 into 2 into 3। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1, 1 into 2। फिर कितनी बार
1 into 2 और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ये दोनों कितना आ गया आगे तो वैल्यू कैलकुलेट करना होगा इसी तरह मान लो 7C4 है बताओ कैसे लिखेंगे अब तुम ही को केवल आज सिखाएंगे तो किसी 7 factorial by 4 factorial 7 factorial upon 4 factorial into 3 factorial. एक मिनट हाँ बोलो Upon में 6 factorial. अपॉन में 6 फैक्टोरियल Multiply factorial. मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल बहुत बढ़िया ये कहाँ से ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है कान पकड़ फिर से हाँ आप लोग कुछ बोल रहे थे थोड़ा ठीक से समझाओ ये देखो ये हमने समझाया अभी तक सर 7 factorial 7 factorial divided by upon 4 4 factorial factorial 4 into factorial 3 factorial 3 factorial. तो मना कर देंगे मत बताना दो और सर ये 35 आएगा इसको क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 factorial NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 7 क्या हो गया जल्दी बोलो 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 factorial into 3 factorial 5 into 6 into 7 अब है 1 into 3 3 2 जा 6 इसी करके कितना हो गया 35 ये कैलकुलेशन में बताने की जरूरत नहीं है इसी का कहोगे सर इसका क्या यूज करेंगे तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट बनेगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट एमसीआर के फॉर्म में लिखा जाएगा इसकी जरूरत है फर्स्ट आ गया समझ अरे हाँ यार yes sir यार बोल लिए समझ में आया yes sir दूसरा पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा जल्दी से बोलो छाप में नहीं दूंगा एनसीआर पेन मेरे से पहले चलनी चाहिए तुम्हारी एनसीआर इज इक्वल टू क्या हो गया n factorial by r factorial n minus r factorial दूसरा जो रिजल्ट होता है ध्यान से देखियो NCR प्लस NCR माइनस 1 क्वेश्चन के समय में काम आएगा और इसको अभी नहीं पढ़ना है बस रट्टा मार एक रट्टा मार है बस बाकी सब हो जाएगा इज इक्वल टू n प्लस 1 CR कह रहा है कि ये दोनों का जब सम करेंगे तो n प्लस 1 CR होगा करे हो जाओ तुम ही करोगे सब मैं नहीं करूंगा सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड NCR को क्या लिखा जाएगा अरे रुको भाई NCR माइनस इतने उतावले हो गए क्या लिखे NCR को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कोई दिक्कत प्लस yes sir n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखे r माइनस 1 फैक्टोरियल r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial हाँ दोनों कंपटीशन दो जो पहले बोलेगा उसको चॉकलेट मिलेगा जिस दिन नहीं आओगे जिस दिन आओगे डरे हो क्या ऐसे बोले लगे हो कि ये निकल नहीं महाराज से नो महाराज से ऐसे बैठ गया फिर कैसे लॉजिक दिया है ये मतलब ऐसे देखते हो ये नहीं घूमता है क्या तुम्हारा ऐसे लिखूंगा चाहिए देखो पीछे बैठा बढ़िया से आराम से देख के देखें अच्छा बैठो और यहाँ पे क्या बोला n माइनस r माइनस 1 तो माइनस जब ब्रैकेट लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस r प्लस 1 तो उसको मैं ऐसे लिख ले सकता हूँ n प्लस 1 माइनस r दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है गलत अभी गलत होगा कुछ नहीं कहेंगे ठीक है तुम बताओ क्या दिख रहा है दोनों में से कॉमन बताओ जो दिख रहा है बोलो नहीं हाँ बोलो n फैक्टोरियल ये सोच रहे होंगे कि हमें भी जानते हैं ये तो अभी तक जानते नहीं थे कभी तब बराबर सबको बराबर देते हैं n फैक्टोरियल आगे ऊपर में से n फैक्टोरियल
ओके ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब और कुछ दिख रहा है तो बताओ, गलत है जो दिख रहा है तो आप बोल लो बेटा r minus 1 factorial. r minus 1 फैक्टोरियल, वेरी गुड। कैसे बेटा? देखो हंस दिया लेकिन वो सही बोल रहे ये स्टाइल अभी तुमने नहीं देखा, कान पकड़ के बाहर खड़े कर देना, वो स्टाइल ज्यादा अच्छा दिखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। लगा देखना बड़ी जरूरत है। अब इस सवाल तो पढ़ाने वाले लोग कितने पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे करना है r minus 1 फैक्टोरियल करेक्ट बोला, लेकिन कैसे ये तो हमें भी समझना पड़ेगा। तो देखो Sir, n minus 1 1 into 2 into 3 into कहाँ तक जाएगा r minus 1 into r, और r minus 1 फैक्टोरियल कहाँ तक जाएगा 1 into 2 into 3 कहाँ तक जाएगा r minus 1। तो इसका मतलब दोनों में से जो छोटा होगा r और r minus 1 में से कौन छोटा, r वो कॉमन आएगा, तो r minus 1 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो n minus r n plus 1 minus r फैक्टोरियल कौन छोटा है, n minus r. यहाँ पे क्या minus r. n minus r फैक्टोरियल, ठीक है। अब कहोगे चलिए तो कॉमन ले लिया, ऊपर में तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ से r minus 1 पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा r, क्या बचेगा r। कैसे r फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाएगा 1 into 2 into 3 into so on कहाँ तक जाएगा r minus 1 into r, यहाँ तक मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या r प्लस n फैक्टोरियल के लिए 1, r माइनस कॉमन ले ही चुके हैं, यहाँ पे इसके लिए क्या बचा 1 into n minus r n plus 1 minus r, क्या बचेगा n plus 1 minus r, क्या बचेगा n plus 1 minus r। इसको भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर देते हैं तो भी सो दैट कि आसान रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखो n plus 1 minus r कैसे लिखा जाता था, n को कैसे लिखते थे n into क्या लिख सकते थे n minus 1 फैक्टोरियल लिखते थे, मतलब एक कम कर दिया Yes, sir. जाता। उसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं n plus 1 minus r into क्या लिख सकते हैं बेटा n plus 1 minus r minus 1 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे क्या हो गया जल्दी बोलो n plus 1 minus r into क्या हो गया n minus r फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ तक पहुंच गए, एलसीएम लेने आता है, Yes, sir. लो एलसीएम भाई, क्लास में जरा संभल के बैठो, लो एलसीएम लो, क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल r minus 1 फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल, इस दोनों का एलसीएम मतलब क्या होगा, तुम्ही से पूछ रहा है। N plus 1 upon r into n plus 1 minus r. इतना 1 into n plus 1 minus r. काम हो गया और बताओ इसका एलसीएम बताओ r into n plus 1 minus r into n plus 1 minus r, न्यूमरेटर में क्या होगा तुम बताओ। n plus 1 सॉल्व करो कैंसिल जाएगा ना कि बस दिमागी वाला ठीक है, आर कैंसिल हो जाएगा क्या है दिमागी शब्द तो ठीक है तुम्हारा, n plus 1 होगा इतना ही सफिशिएंट, और क्या होगा नहीं सफिशिएंट है, नाम क्या तुम्हारा, तो बोलो श्री हिमालय चालीसा, और क्या होगा बोलो n plus 1, ठीक है। अब इसके बाद खड़े हो, और क्या होगा अभी समझाते तो ये क्या होगा ऊपर में हो गया n plus 1 into n फैक्टोरियल,
नीचे में हो गया r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इंटू n प्लस 1 माइनस r। इसको कंबाइन करके कितना फैक्टोरियल लिखेंगे? n plus 1 factorial इसको और बताओ, नीचे कंबाइन होकर क्या क्या लिखा जाएगा? n minus r factorial n minus r plus 1 factorial चार्ट कर दो, ये तो है ठीक नहीं है? ये मल्टीप्लिकेशन ना आ रहा है तो देखो देखो वहाँ पे क्या मैंने है? वहां तक नहीं लिखा है कर रहा था मैंने आपको क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। और क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? r फैक्टोरियल। और ये दोनों मिलके क्या होगा? जैसे सेपरेट किए थे फिर क्लब कर दोगे, क्या हो जाएगा? n प्लस 1 n plus 1 minus r factorial। इसी को क्या लिखा जाएगा बेटा? क्या लिखा जाएगा? n प्लस 1 प्लस 1। तो फाइनली आपको मेमोराइज जो रखना है, जो आपके मेमोरी क्लाउड में होना चाहिए। ऐसे तो कैलकुलेशन आप कर पाओगे तो ठीक है, नहीं कर पाओगे तो आपके मेमोरी क्लाउड में ये बातें होनी चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? ये वाला। इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाओगे अगर ये सब नहीं करोगे ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्या होगा ना, अगर देखो तुम लोग कर सकते हो, फिर लिखना समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई लिखा रहता है 50C49 और प्लस, अगर मान लो 50C50 लिखा हुआ तो देखो ऊपर का दोनों सेम है, नीचे क्या है बेटा? कंसेक्यूटिव है। तो अगर नीचे का दोनों अगर मान लो कंसेक्यूटिव है तो इसको क्या लिखेंगे? 51 और दोनों में से जो ज्यादा होगा C50। एक तरीका होता है कि इसको हम पूरा कैलकुलेट करें, इसको हम पूरा कैलकुलेट करें फिर सिंपलीफाई करें, या फिर डायरेक्ट हम इस फार्मूला को यूज करें। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द क्वेश्चन प्लीज राइट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन लिख लो सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो रफ नोटबुक रखना चाहिए। जो बीच के कैलकुलेशन वगैरह होते हैं ना, रफ नोटबुक लास्ट में हम बता देंगे नहीं, एक बार ये देखो n plus 1 C n plus 1 plus n plus 1 C n plus n plus 1 C n n plus 2 C n plus n plus 3 C n plus n plus 4 C n plus so on n plus 20 C n। इसकी वैल्यू क्या है निकालने। अब यहाँ पे देखो इतने सारे टर्म्स हैं। हाँ, एपी का बताओ कैसे लगेगा? स्टैंडर्ड प्लीज। सम का फॉर्मूला लगेगा। हाँ प्लीज बताइए ना, मुझसे पूछ रहे कि बता रहे हैं? क्यों पूछ रहे? अभी मैंने क्वेश्चन शुरू किया, भाई शिवानी नहीं कर बैठे एकदम से टू दी पॉइंट। एपी कहाँ से आपको दिखाएगा? एपी का कोई लॉजिक तो होगा। Which one is in AP? तो एपी कब होता था? जब डिफरेंस जो होता था सेम। आपको मालूम है दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो फिर कहते एपी बोलेंगे, इसीलिए कहते हैं ना अगर फोकस में देखो, डांटने का रीजन ये नहीं है तुम्हारे बोलने से मुझे प्रॉब्लम है, ये नहीं। मैथ्स में टू दी पॉइंट अगर नहीं बोलोगे, टू दी पॉइंट अगर नहीं सोचोगे तो हमेशा गलत करोगे। इसको हमेशा याद रखो, मैथ्स जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, और इस दोनों का सीक्वेंस अगर खराब है तो आप क्वेश्चन गलत पढ़ते तो आंसर सही आता है कभी? तो आप जो बोल रहे हो और जो सोच रहे हो अगर दोनों से, और फिर बाद में कहते वही तो फिर बोला क्यों नहीं? मिनिमम वर्ड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं है। अब यहाँ पे देखो एपी अगर मैं कहता भी, मन में मेरे आ गया कि ये एपी में है तो इसका मतलब जैसे तुम एपी बोलोगे ना, इसको एपी बोलो एपी है, वैसे टीचर क्या दुनिया का कोई भी इंसान इसको एपी भी नहीं आता। क्यों?
एकदम फॉर्म रहेंगे ना एपी में कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज मस्ट बी इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड. दैट इज देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट. इधर यू कैन चेक इट. आप चेक कर लो, आपको लगता है डिफरेंस सेम है तो एपी में हो जाएगा. इससे रिलेटेड तो है नहीं. हाँ, if you want to say, मुझे लगा आप ये कहते हैं n+1 n+2 n+3 n+4 and so on ये AP में n+1 वो AP में हो सकता है. ऊपर वाला जो है AP में हो सकता है फर्स्ट को छोड़ के, क्योंकि दोनों जी. हेलो. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखो, तो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला में होता है क्या, जैसे एन पी सी ये सब देखते हैं ना तो हमारा दिमाग उसको रिजेक्ट करना शुरू कर लगता है कि अल्फाबेट में पता नहीं क्या हो गया है. रिजेक्ट नहीं करना भाई, एन कुछ है. हमारे पास फॉर्मूला अभी अपन ने क्या सीखा था, क्या था फॉर्मूला बताओ. मैं तो काम कर लेना पूरा. बोलो. n+1 CR. n+1 CR और क्या है? काम पकड़ के फॉर्मूला देख. लिखा ही नहीं है. बात बोलती हो जब लिखियो ना तो बोल रहे हैं पत्री किस कहते हैं. चलो आगे चलिए. क्या बोला जाए बोलते एनसीआर क्या था जल्दी बोलो. एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n+1c. ठीक है. इस दोनों को देखा तो ऊपर वाला से देखो, ऊपर वाला से ऊपर वाला तो हमेशा सेम ही होता है, हम लोग अलग अलग क्यों हुए. ठीक है. और नीचे वाला डिफरेंस है. तो नीचे वाला डिफरेंस, बाकी दोनों का डिफरेंस क्या है 1. कंसेक्यूटिव होना चाहिए, किसी के साथ नहीं लगा. यहाँ पे r है तो यहाँ पे r-1, यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे n है. Yes sir. आई बात समझ में. तो इस दोनों ये दोनों क्लब होके क्या बना रहे हैं, n+2 c n+1. इन दोनों में से जो ज्यादा होता है वो लिखा है. ठीक है ये. Yes sir. अच्छा, ये अगर मान लो n+2 c n के साथ मैच है, अब बताओ क्या लिखा जाएगा. बोलो जल्दी. क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा n+3 और ये किसके साथ जाएगा n+3 ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा n+4 c n+1 बहुत बढ़िया. ये आएगा तो क्या बनाएगा n+5 c n+1 ये आएगा तो n+21 c n+1. तो थोड़ा सा अगर देखो, थोड़ी चीजें अगर तुम जानते हो. अब इसमें क्या होगा, कुछ बचेंगे मैं पूरा सॉल्व करूं. देखिए सॉल्व करो. ये चलिए तो 100,000 वो m डाल देता है वहां 20 में तो तुम्हें दिखेगा भी. चल कर लेते. लेकिन अगर मान लो वहां पे बस इतना कर दें तब बताओ कहां पे करोगे. m तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. वैसे केस में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा c अपॉन में उल्लू कहेंगे n+1 इधर रखेंगे. जो सोचते हो वही बोलते हो, वही एग्जाम में इसको तुम लोग सिली मिस्टेक करना. जो एक्चुअली होता नहीं वो गलती ब्लंडर. हाँ भाई देख ले कर ले. अच्छा क्वेश्चन है. ऑर्डर हो गया तो बाद में कुछ नहीं आ रहा. इसी लेक्चर समझ में आएगा. पूरा एविडेंस है, प्रॉब्लम नहीं है. तो ये पेन है
इसमें बोर्ड बढ़ता है, इसका मतलब बढ़ जाता है। अच्छा, जिसका नाम ले रहे हैं इसका मतलब वो आया सौर्य, अरे सौर्य आया हुआ नहीं आया। उसके बाद ये कौन है? नॉलेज दृष्टि गुप्ता। अच्छा, देवती। अगला है श्रेष्ठ जैन। Yes, sir. उसका अगला है हर्ष आनंद। और तो कोई आ रहा है ना? जब पीछे वाले पेज पे सबसे आगे है। डेट क्या है? Paste, that's all this. उत्कर्ष, मनन, सॉरी मानस, Present, sir. श्रेय, Present, sir. अभिनव, बहुत बढ़िया। ये कौन है भाई? अक्षय शर्मा। और इसके मतलब ये अभय कुमार सिंह है। अभय कुमार सिंह है? अभय बैठो 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 बैठो। जय राणा आया। तुम हो? दो बार क्यों बोला सर? दो बार से मन करता है। तुम्हारा नाम बहुत ही प्यारा है। देवान सिंह, आयुष रंजन, खुशी चंद्र, उसके बाद सात्विक मनोज, तो प्रेजेंट नहीं है, तो प्रेजेंट हो। रोहित लेट, अमोक चौधरी, रुद्राज सिंह, रुद्राज, दीपेश कुमार, वेरी गुड, तुम रोज आते हो, बहुत बढ़िया। संस्कार, बातचीत एकदम बात बैठ के परिचय करते हैं। दृष्टि, देवती, वो दोनों बार जो आ रहा है, बस पीछे रिफ्रेश फ्रेंड, Yes, sir. वंश जोन, गौरव कुमार, अभय, समर, हर्षानंद, अंजुम गुप्ता, और कोई है इसका नाम मैंने नहीं लिया? नहीं है ना? अरे भी तो बैठा होता है। ओके, तो ये हो गया। तो हमने अभी कौन कौन सा रिजल्ट देख लिया बेटा? 2 रिजल्ट देख लिया, 3rd रिजल्ट देख लो। यही ये तो छोटे छोटे रिजल्ट है जिसको ध्यान रखना। अगला लिखो थर्ड लिखो R into NCR, R into NCR, ठीक है। इज इक्वल टू लिखा जाएगा N into N minus 1 CR minus 1। N into, जैसे यहाँ पे NCR है तो ये N बाहर आ जाएगा और ऊपर से 1 माइनस और नीचे से भी 1 है। तो क्या लिखा हुआ है? N into is equal to N into N minus 1 CR। बट्टा मार दो, कुछ नहीं करना है। चाहो तो कर सकते हैं। इसको सॉल्व करें। NCR में ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है। पावर कहाँ से दिखाई दे रहा है? कुछ भी बोल रहा है। जैसे मान लो अगर तुम्हें कहते हैं 5 into, ध्यान से देखो, 7C5 ऐसे कहते हैं। ये 5 दोनों सेम है, तो ये 7 उठ के कहाँ जाएगा? बाहर। इनटू यहाँ से एक कम तो 6 ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो ऐसे मानने की बात तो है नहीं, तो लेट अस स्टार्ट हो। क्या करोगे? ध्यान से देखो, R into NCR, R into NCR, NCR का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? NCR क्या होता है? बड़े हो जाओ, काम तो करिए। ऊपर में तो लिखा हुआ था, उसी को देख के बता देते। बैठो, लिखा हुआ है।
n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अच्छा ठीक है, याद रखिएगा ये वाला इसके साथ कैंसिल है, तो क्या हो गया जल्दी बोलो, r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज इक्वल टू हो गया बेटा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? ये हो गया एलएचएस। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन चलो ये बहुत सिंपल तरीका बता दे, कुछ भी तो सोचना ही तो है। Okay, so now the next is n into n minus 1 CR1। अब यहाँ पे n तो n ही रहेगा, तो इसको क्या लिखोगे, n minus n minus 1 फैक्टोरियल। आ रहा है समझ में बेटा? और नीचे में क्या लिखोगे, r minus 1 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n minus 1 माइनस r माइनस 1, इसका फैक्टोरियल यही लिखा जाता है ना, बोलो। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n into n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n into n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल। क्या लिखते हैं बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो दोनों सेम ही है, दोनों से। यस सर। तो ये कुछ थे बाइनोमियल, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो मुझे समझ रहा है these are the properties of combination वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और हम इस पे करते, तुम लोगों ने आईओक्यूएम का फॉर्म भर दिया, आईओक्यूएम का फॉर्म भर दिया तुम भर दे, पहले 5-6 दिन तैयारी करके देखो। तुमने आईओक्यूएम को भरा, तुमने भरा, भर देना कल तक। छोड़ो नहीं जाके यही सर्च करके करो, बाकी आप सर्च करते हो, ठीक है। फॉर्म भर देना, तो उसके 1 वीक का वर्कशॉप चलेगा, उस वर्कशॉप को अटेंड करना और फिर एग्जाम। ठीक है, चलो ये आ गया। अब आता है हम लोग क्या करें, पता नहीं, पता लगा गूगल एक साइट, उसको पता चल जाएगा। 31 अक्टूबर लास्ट डेट। अप्लाई करेंगे नहीं, पेपर देने की 31 अक्टूबर है, अप्लाई करोगे बस रिपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ऑब्वियसली वही बोलेंगे, जैसे डेट लेके पता चल गया क्या नहीं होगा, वैसे ऑब्वियस है कि फॉर्म भरने के लिए बोल रहे थे, तो लास्ट डेट तो पड़ेगा। ओके, तो अब आ जाते हैं पास्कल स्ट्रेंथ। देखो पास्कल ने क्या किया, पास्कल स्ट्रेंथ इसको पास्कल ट्रायंगुलर नंबर भी कभी कभी कह देते हैं, तो बहुत सारे। तो उसने क्या किया, यहाँ से शुरू किया 1, फिर लिखा 1 1, शुरुआत हमेशा 1 से शुरू करना, ठीक है। कहाँ से शुरू करता था, 1 से, और खत्म भी हमेशा 1 से। दोनों को ऐड करेंगे 2, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर आ गया 1, 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, फिर तो हो गया 1, ठीक है। ऐड करते जाएंगे, खत्म होता जाएगा, और शुरुआत कहाँ से होगा 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, अगला इसको ऐड, फिर इसको ऐड, क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 1, फिर ये क्या आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगला अगर लिखना चाहोगे तो लिख पाओगे, बताओ तो अगले क्या लिखेंगे बेटा, 1 6, उसके बाद ऐड करेंगे 15, फिर ऐड करेंगे 20, फिर क्या लिखेंगे बेटा 15, क्या लिखेंगे 6, फिर क्या लिखेंगे 1। हाँ जी, लिख लो जल्दी से, लिख लो अपने मन से ना। Manasmita, Shredana,
अभिनव सिंह, अभय कुमार सिंह, श्रेया शर्मा, अंश कुमार, आयुष संजन, चंद्रा, लक्ष्मण, सात्विक मनोजा, रोहित, अमोल, दीपेश कुमार, प्रसाद, रिद्धि, नौरस, रिद्धि जगती, देवशीष, श्रेष्ठ जैन, गौरव कुमार, समर्थ, हर्ष आनंद, बच्चे का नाम बताना। ओके, तो ये पास्कल ट्रायंगल का ये तो मतलब लिखते रहेंगे। इससे फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, दिस इज द फर्स्ट a plus b raised to the power 0 is equal to 1 होता है 1 लिखो। a plus b raised to the power 1 यहाँ पे देखिए is equal to क्या लिखा जाता है a plus b, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, देखो 1 1 लिखा हुआ a plus b का होल स्क्वायर ध्यान से देखो is equal to a square plus 2ab plus b square। a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ab का कोएफिशिएंट 2, b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 1 2 1। a plus b होल क्यूब ध्यान से देखना आराम से is equal to क्या होगा a क्यूब plus 3a square b plus 3ab square plus b क्यूब। क्या लिखा हुआ है 1 3 3 1। अब अगर मान लो कोई मुझे कहता है कि a plus b raised to the power 4 लिखो, क्या लिखूंगा a raised to the power 4, यहाँ पे क्या लिखूंगा a क्यूब b, तो 4a क्यूब b हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा a स्क्वायर b स्क्वायर, कुछ पैटर्न पकड़ने की कोशिश करना। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा a b क्यूब, फिर क्या लिखूंगा b raised to the power 4, तो क्या हो जाएगा a plus b raised to the power 4, क्या हो जाएगा एक्सपेंशन a raised to the power 4 4a cube b प्लस क्या हो गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4ab क्यूब प्लस क्या हो गया b raised to the power 4। कुछ पैटर्न समझने की कोशिश करनी है, बस हम लिख रहे हैं। इसके साथ आ जाएगा a raised to the power 5, यहाँ पे आ जाएगा a raised to the power 4b, यहाँ पे a क्यूब b b स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर b क्यूब, यहाँ पे हो गया a b raised to the power 4 b raised to the power 5। कुछ पैटर्न आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है कि एक का पावर कम होते जा रहा है, दूसरे का पावर इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टीचर का नॉलेज कम पड़ता जाता है, बच्चे का नॉलेज बढ़ता जाता है। जब तक टीचर का नॉलेज ज्यादा है तब तक तुम लोग घटेंगे। ओके, तो क्या हो गया a raised to, देखो ये a कहाँ गया, a का पावर 5 4 3 2 1 0। एक ऑब्जर्वेशन दिखा दिया। b का पावर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, याद करने की जरूरत है प्लस लोड की इसके बाद। अच्छा, और क्या ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पावर यहाँ पे 0 है तो नंबर ऑफ टर्म 1 है, पावर यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, पावर यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, पावर यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, पावर अगर है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 है। देखते रहो ध्यान से। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि पहला और आखिरी ये दोनों कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट ये भी सेम होते हैं, थर्ड एंड थर्ड लास्ट वो भी सेम होते हैं, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट वो भी सेम होते हैं, फिफ्थ एंड फिफ्थ लास्ट वो भी सेम होते हैं। इधर से शुरू उधर से खत्म। देख लो ध्यान से, यहाँ पे 1 तो ये भी 1, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6, ये ऑड है। अगर देखो यहाँ पे देखो 1 तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10।
इसका मतलब क्या हो गया, ये पास्कल्स ट्रायंगल का अगर कोई एप्लीकेशन पार्ट करता है तो व्हाट विल बी द एप्लीकेशन, इट विल गिव द कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। क्या देता है, इट विल गिव द कोएफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। पहला रो क्या देता है, a plus b raised to the power 0 का। सेकेंड क्या देता है, a plus b raised to the power 1। थर्ड क्या देता है, e plus b raised to the power 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8। क्या अपने पास यही काम है कि ऐसे ट्रायंगल लिखते जाए, 1 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, बात को पता नहीं किससे ये लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो गया कि ये एक बहुत छोटे बच्चों को ये आप लोगों को 7th 8th में सिखा देना चाहिए कि एक्सपेंशन तो आज तक a plus b होल क्यूब नहीं आया, और आज के बाद अगर नहीं आएगा तो दुनिया का कोई इंसान नहीं सिखा सकता। a plus b का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। अब इसके बाद कोई नहीं सिखा सकता, इसके बाद मैं भी उठक बैठक लगा। नमस्कार, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें 2-3 बातें आपको जो क्लैरिटी के साथ समझ में, जो दिमाग में आया, जो हमने ऑब्जर्व किया। इन द बायनोमियल एक्सपेंशन टू देयर इज टू टर्म, एक का एक्सपोनेंट जो होता है धीरे धीरे कम होता है और दूसरे का एक्सपोनेंट ज्यादा होता है। एक का ढलता है, एक का चलता है। ओके, दूसरी बात क्या है, इसमें ध्यान से देखोगे तो हर एक टर्म का एक्सपोनेंट यानी हर एक टर्म का डिग्री वही होता है जो बाइनोमियल के एक्सपोनेंट हो। यहाँ पे देखो, अगर पावर 2 है, ध्यान से देखो, तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, इस टर्म की भी डिग्री 2। कैसे डिग्री सेकेंड टर्म की 2 है बताओगे? मान लो कैसे 2 है, जान लोगे क्या? आओ यहाँ से वहां कहाँ पहुंच गए, यहाँ बताओ, ध्यान दो। केस की बात उसको छोड़ के मैंने कहा यहाँ डिग्री बताओ, मेरे को दिखा रहा, मैं देखूंगा, तुम बताओ। अब 2 नहीं होगा तो क्या होगा, ये छोड़ के, ये छोड़ के, इसका डिग्री कितना है? 1। वेरी गुड, मुझे पता था। कैसे? वैसे होता है पावर 1 तो है किसका? अरे इसमें अभी को कांस्टेंट मान लेंगे, इवन में एक कांस्टेंट मान लिया। घर की कैसी है, कहीं लिखा हुआ है कांस्टेंट है सर, मान दो सर, तो मैं मानने के लिए तो तुमको हम कुछ भी मान लो। हां सर ठीक है, हां पत्थर मार के नहीं, तुमको पत्थर मार के मैं सिस्टम में मार दूंगा, ये इस तरह होता है। हां सर ठीक है, दोनों वेरिएबल है सर। हां, डिग्री तो एक ही टर्म में निकालोगे, दोनों के टर्म में ये मुझे समझा रहे, तुम बताओ ना, तुम क्या सीख के आए? सर मैं कह रहा हूं नहीं, जितने भी वेरिएबल होते हैं उसके एक्सपोनेंट का सम होता है। वहाँ पे जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं ना, उनके एक्सपोनेंट का सम होता है। एक्सपोनेंट का सम होता है, 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 इसलिए एक्सपोनेंट का सम। a में 2 डिग्री, a में क्वाड्रेटिक है, b में भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन हर एक टर्म की डिग्री की अगर बात किया ना, तो पहले का डिग्री अकेले है तो 2 है। यहाँ पे a का 1, b का 1, तो दोनों के डिग्री का सम क्या हो गया? 2। नहीं तो अगर डिग्री अगर 1 होगा ना, फॉर्मूला ही गलत होगा। डिग्री की बात कर रहे हैं तुम राहुल गांधी की बात करो, मैं तो इसकी बात पूछ रहा था, मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा सर था। ठीक है, सर एक मान बी मान ठीक कहते हैं जैसे इसको आता था और ये बता सर एक्सेप्ट करिए, ठीक है सर, आप सही हो। आगे बोलो, हम तो हमेशा सही। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप जो ऑरा बनाने की कोशिश करते हो उसको जल्दी दूर भाग जाते हो। अब जो हो वही रहो, ऑरा मत बनाओ। ओके, यहाँ पे बी स्क्वायर, इसमें देखो कि हर एक का पहले का डिग्री 3, यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर बी रेज़ टू द पावर 2 + 1 3, फिर यहाँ भी 3 यहाँ। तो कोई भी आइडेंटिटी जब लिखते हो, वो सही लिखते हो या गलत लिखते हो, उसको चेक करने के लिए करिए, क्योंकि ये भी बहुत छोटी बात है। एक ही बार स्विच करेगा कैलकुलेशन में ना, तो उस समय लगेगा एकदम दिमाग खोना शुरू हो जाएगा। वहां पे चेक करने का तरीका है, कोई टर्म मेरा गलत हुआ या सही हुआ,
तो हर एक टर्म की डिग्री जो होगी सेम होगा और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट। अब आ जाते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। पास्कल ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप लोगों को देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी तो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से जो है जो बातें हम लोगों ने अलग डिस्कस किया तो उसके बाद धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखो तुम्हारे मान लो x plus y raised to the power इसका एक्सपेंशन करो। तो ये पास्कल ट्रायंगल्स तो हम n टाइम्स नहीं लिखेंगे तो ऐसे कैसे हम करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, nc0 x raised to the power प्लस nc1 x raised to the power n minus 1 प्लस क्या लिखते हैं nc2 x raised to the power n minus 2 y। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे nc3 x raised to the power n minus 3 y की। ऐसे करके बढ़ता जाएगा। आखिरी वाला क्या हो गया nCn y raised to the power। कहाँ से शुरू होगा nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 nc5 and so on। ठीक है, और x का पावर n x का पावर n minus 1 n minus 2 n minus 3 so on। so कहाँ पे आ जाएगा 0 पे, और इसके साथ साथ y का पावर अब अगर मान लो इसमें मैं कहूँ कि जनरल टर्म बताओ NCR के साथ क्या लिखा है, तो देखो NC0 के साथ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यही कहते हैं ऑब्जर्व करो। फिर कह देते हो होता ही है, वो ठीक ही है, ऑब्जर्व करो। NC0 x का पावर n minus 0 y का पावर 0 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, कंपेयर करो। NC1 लिखा हुआ है x का पावर n minus 1 y का पावर 1 लिखा हुआ है। yes sir। NC2 लिखा हुआ है x का पावर y का पावर 2। NCR लिखा हुआ है x का पावर n minus r y का पावर। जैसे 1 2 3 के भी होगा वही r के भी होगा, इसमें तो हम तो चलो। अगर मान लो कोई कहता है NC15 लिखो, x का पावर n minus 15 और y का पावर 15। तो यही चीज बताता है कि हर एक टर्म का जो डिग्री है वो क्या है, सेम। डिग्री मतलब दोनों वेरिएबल के एक्सपोनेंट का सम। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। तो आगे सर ये आपने क्या लिख दिया, कौन सा टर्म है ये, कौन सा टर्म है, तो देखो फर्स्ट टर्म अगर है तो C0 लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म है तो C0, सेकेंड टर्म है तो C1, थर्ड टर्म है तो C2। कुछ पैटर्न आया समझ में, फिफ्थ टर्म होगा तो C, सिक्स्थ टर्म होगा तो। और अगर यहाँ पे उल्टा देखो, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो फर्स्ट टर्म, 1 लिखा हुआ है तो सेकेंड टर्म, 2 लिखा हुआ है तो थर्ड टर्म, 3 लिखा हुआ है तो फोर्थ टर्म, तो 8 लिखा हुआ है तो r plus 1x। कौन सा टर्म, r plus 1x, यानी उससे एक ज्यादा। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ था इसको हम कहते हैं जनरल टर्म। क्या कहते हैं इसको, जनरल टर्म। लिख लो TR+1, इसको क्या हो गया, ये क्या होगा बेटा, जनरल टर्म। दिस इज इक्वल टू क्या लिखेगा, NCR, R+1 है तो उसे एक कम लिखेगा NCR, तो x का पावर क्या लिखा जाएगा, n minus r, y का पावर। ये हो गया, इसको क्या कहा जाता है, जनरल टर्म। क्या कहा जाता है भाई, जनरल टर्म। अगर इसमें देखो क्वेश्चन करते सर, अब यही सब है, यही सब अभी तो ठीक से समझो, तुम्हें लगता है बताओ 37 क्या होगा, 37 NCR x n minus 3। तो भाई ये
अरे जिसको समझ में आता है, देखो अगर तुमसे नहीं पूछ रहे ना किसी से, ये मत समझना कि तुमसे एकदम नाराज चल रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें आता है, ठीक है, किसी को सिखाना होता है। अब इसको बार बार मौका इसलिए दे रहे हैं कि बाद में वो बोल कर इसमें से कोई भी बता, कौन बता सकता है इसको कि 7 कैसे लिखेंगे? कोई भी बता देगा, क्या लिखेंगे बता दो, इसको बोल रहा था बता। NCR X कान पकड़, NCR कहाँ से आएगा? जब यहाँ पे 7 है तो R कैसे आएगा? मतलब नहीं, एक बार में सही क्या लिखेंगे? NC6 क्या लिखेंगे? NC6 x का पावर n माइनस y का पावर 6। अगर मान लो T4 लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ? NC3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर क्लास में समझने के लिए बैठना चाहिए ना, तो उससे क्यों हो रहा है? समझने के लिए। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? ये लिखना, केवल ये लिखना जनरल। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताओ तो? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1। कैसे काउंट करोगे? तो देखो C कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। काउंटिंग कहां तक जा रहा है? n 0 1 तक, तो सर 1 ज्यादा हो जाएगा। कितने टर्म्स हो जाएंगे? अरे भाई बताओ, तुम लोग बोलो, अब तुम लोग साथ में इधर कैलकुलेट कितने हो जाएंगे? बोलो भाई। यहाँ पे 0 1 2 कहाँ पे n। एक तो भी याद कर लिया, अगर इसकी डिग्री है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? n+1। दूसरा विजुलाइज कर लिया कि सर 0 1, तो यानी 0 पे काउंटिंग शुरू हो रहा है, तो कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? n+1। बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से लिखिए। अगला तीसरा पॉइंट, इसमें प्रॉपर्टीज में आता है। तीसरा पॉइंट, द डिग्री ऑफ ईच टर्म डिग्री ऑफ ईच टर्म इज ऑलवेज सेम। सेम किसका? वॉट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल टर्म का जो एक्सपोनेंट है उस पे क्या होगा? उस पे जो एक्सपोनेंट है उसके इक्वल होगा, और ऑलवेज क्या होगा? सेम। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं डिग्री डिफरेंट हो सकती है। उसके केस में क्या होगा? एक जो होगा वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट। अगर दोनों वेरिएबल होगा डिग्री सेम, तो हम ये कहते हैं 1। अगर मान लो वहां पे अंदर में दोनों 1+x है, 1 को भी एज ए वेरिएबल सपोज करके चले ना, तो अगर मान लो x² लिखा हुआ है और उसका पावर 10 है, तो 1 का पावर 8, वैसे करके डिग्री काउंट, ठीक है ना, वैसे करके डिग्री काउंट। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसके अगली बात, मिडिल टर्म फाइंड करो। देखो, the middle term of the binomial expense, कैसे निकालेंगे बताओ? सोचो बताओ। सर n+1 + 1/2। अच्छा, कैसे? ये कैसे पता चला? सही सोचा है, लेकिन थोड़ा सा उसको और करेक्ट कर लेगा तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मिस हो रहा है। n+1 + 1/2 कब होगा? ऑड। एनिमल होगा, कौन इवन होगा? एनिमल होगा, n इवन। n इवन होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। बोलो कुछ बोला? दिमाग में नहीं है क्या? इरिटेटिंग फैक्टर दिमाग में नहीं काम करता है क्या? डांट करना जरूरी है कि मजा आता है गाड़ा बनने में? मैंने कुछ बोला ही नहीं, बोलो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, जब अपन मिडिल टर्म निकालते हैं उस पर डिपेंड करता है उसमें n क्या, ठीक है।
n क्या है उस पर डिपेंड। n के साथ दो बात है, n या तो इवन हो सकता है या ऑड। n अगर इवन होगा n+1 क्या होगा ऑड। और देखो ये 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 नंबर दिखाई दे रहा है, ये ऑड है। इनके जब मिडिल टर्म निकालने होंगे तो क्या करेंगे, इसे +1 करके 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कब करते हैं जब ऑड हो, ठीक है। तो n+1 अगर ऑड होगा इसका मतलब n इवन होगा, n इवन होगा, n+1 ऑड होगा, उसके केस में अगर मिडिल टर्म निकालना है तो n+1+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा n अगर मान लो ऑड है, n ऑड है, n+1 क्या हो जाएगा इवन। तो अगर मान लो मेरे पास ये है, इसके मिडिल टर्म 10 हो गया, 10 में मिडिल टर्म हमेशा 2, मिडिल टर्म हमेशा क्या होगा 2 होगा, समझ में आ रहा है। मिडिल टर्म 2 अगर इवन नंबर होता है तो तुम लोग मीडियन वगैरह निकाले होंगे, एक तो होता है n/2 और एक बाई क्या होता है n/2+1, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो मिडिल टर्म में हमेशा हम क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। तो अगला है मिडिल टर्म। मुझे पता है यहाँ पे एनसीईआरटी है, अब ऐसे एनसीईआरटी से आगे लिखेंगे तो डबल टर्म से बोल देंगे, वो भी मालूम है। मिडिल टर्म अच्छी बात है, एनसीईआरटी भी आता है कई अच्छी बात है। और इसमें जानते हो एनसीईआरटी की जितना कंसेप्ट है उससे बाहर जेई मेंस भी एक ऐसी बात है। मिडिल टर्म तो हम सोचेंगे लेफ्ट, इसके बारे में बात करें n इज इवन। n जब इवन होगा तो आप सब लोग समझ रहे हो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, जब कि होंगे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा n। तो therefore the middle term is, therefore the middle term is n+1+1/2 is equal to n/2 plus 1x। कैलकुलेशन करो ना, n+2 डिवाइडेड बाय 2 पे n/2 plus 2/2 पे क्या होगा n/2 plus 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे t n/2 plus 1 term is equal to nc n/2 n/2 x raised to the power n minus n/2 into y raised to the power n। ऐसा फॉर एग्जाम्पल अगर देखना चाहो, जैसे मान लो x plus y raised to the power मान लो 12, इसके तुमको मिडिल टर्म लिखा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 30, इसका मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा बेटा 7 का। तो अपने को डायरेक्टली क्या निकालना है t7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 से 6 x raised to the power 6 y raised to, इतना ही करना। इसमें इतना लग रहा है लेकिन बाकी देख लो, अगर इसका एक्सपोनेंट 12 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 13 हो गया, तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म है 7 टर्म। तो अपन ने 7 टर्म डायरेक्ट निकाले, t7 इज इक्वल टू 12 से 6 x raised to the power 12 minus 6 and y raised to the power 6। इज इट ओके, इज इट ओके। अगर मान लो हमारे पास n अगर ऑड है, इसमें इतना हम बताते नहीं, n is odd तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होगा, which is ये हमारे पास इवन है। ओके, तो इवन में दो टर्म मिडिल टर्म है, दिस डिवाइडेड बाय 2 plus 1 एक होगा, तो देयर आर मिडिल टर्म्स आर n plus 1/2 comma n plus 1/2 plus 1, that implies n plus 1/2 term और दूसरा क्या होगा और and दोनों मिडिल टर्म होता है तो दोनों लिखना पड़ेगा n plus 3/2 term।
ठीक है, एलसीएम लेने लिया और एलसीएम लेकर कैलकुलेट करते जल्दी से अपने से करना क्या देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1 व्हिच इज ठीक है, तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, इवन अगर है तो क्या होगा n+1/2 और n+1/2 + 1 टर्म 2 + 1 तो क्या होगा n+1/2 टर्म और n+3/2 इसमें कौन कौन सा मिडिल टर्म हो गया, देखो क्या लिखोगे t n+1/2 इसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे nc इससे 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा n-1/2 ठीक है, और x रेज़ टू द पावर जो जैसे लिखे वैसे y रेज़ ठीक है, t n+3/2 इसको कैसे लिखेंगे जल्दी से बोलो, c nc n+1/2 और यहाँ पे x का पावर y का पावर जैसे लिखे n to z will take the first row of the फालतू बातें करने की बहुत जरूरी है, इससे इससे लगेगा कि बहुत बड़ा चीज दिख रही है, बिल्कुल ही बकवास चीज है, अभी देखो कैसे बकवास है, देखो अभी तो फटाफट ये लग रहा है ना बहुत बड़ी चीज हमने सीखा, ये एक होता है क्या चीज है इतना ज्यादा नहीं सोचना, प्रैक्टिकल है तो है आपने n+1 की बात करेंगे वैसे है कुछ लेके दिया गोल्डन वर्ड से लिखा हुआ है रप्पा के समय में लिखा हुआ है, निकला हुआ रप्पा एक मेमोरी जोड़ी होती बेल्ट लगाया भी कर रहे हो। ओके देखो अब इसमें डायरेक्ट देखो मिडिल टर्म हम लोग कैसे करेंगे, जैसे कोई भी एक्सप्रेशन बोलो एक्सपेंशन बोलो x + y रेज़ टू द पावर कुछ भी बोलो कुछ जो मन करे 19 मिडिल टर्म में करना, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जल्दी से, नंबर ऑफ 20 हो गए, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया 10th टर्म और दूसरा कौन सा हो जाएगा अरे तो t10 इक्वल टू क्या लिखोगे 19c 9 x रेज़ टू द पावर 10 y रेज़ टू द पावर x raised to the power 9 कोई बताओ 10 और दोनों में से एक होगा, फिर एक बार कंफर्म होगा 10 9 जंगल में जो होते हैं पता है जंगल के किसी कोने में आवाज आ जाते हैं ना सारे हुआ सुनते हैं, वहां से 10 आवाज है 9 आवाज यहाँ से 9 क्यों उसको पता नहीं क्या है, उसको टीचर ने गलत लिखा है ये बताना, वाह 9 तो मुझे क्या बता रहे हो, मैंने तो लिख दिया सही लिख दिया, उसके बाद तुम ही लोग 9 10 सही है T11 कुछ लोग इस क्लास में बैठ नहीं है तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 10 x raised to the power 9 X is 9 y raised to the power 10 9 y रेज़ टू द पावर ठीक है, क्या लिखते हैं x रेज़ टू द पावर 19 - 6 और y रेज़ टू द पावर x रेज़ टू द पावर n - r याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, याद क्यों कर रहे हो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम होते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ठीक है, एक प्रॉपर्टी जो वहां पर लिख देते वहां पे एक पेज में पीछे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिस हो गया, देखो पीछे जाओ यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखे थे एनसी और सीआर और क्लियर कर रहे थे ओके, वहां पे लिख लो एनसीआर NCn - r एक सीआर दूसरे सीआर के NCr NCn - r ऐसे भी सॉल्व करके देखिए ऐसे
एनसीआर लिख लीजिए क्या होता है, जल्दी से एक बार लिख लो ना, चेक करने के लिए सही रफली कर लो इसको। एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन R factorial n माइनस r। एनसी n माइनस r क्या होगा देखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, दोनों तो एक ही बात है। और इसी में छोटा सा और लिख लेना, if ncx is equal to ncy, that implies x plus y is equal to, या फिर x plus y का सम n के इक्वल होता है, और x is equal to y जो तेरे मन में चल रहा है। सर ncx अगर ncy के इक्वल होगा, xy हमेशा इक्वल, ठीक है। एक तो ये हो गया, और या फिर दोनों का सम n के इक्वल है, तो देखो ये दोनों इक्वल है, दोनों का सम करोगे तो n के, देखो r plus n minus r किसके इक्वल होता है? n के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तुम्हें कहता है tan c2, इसका वैल्यू किसके? tan c8 के इक्वल। ncx कैसे? इसको क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? तो इसके साथ साइड दिखाई दे रहा है, इक्वल नहीं होगा। इसमें कौन सा बाहर निकलेगा? ओके, अरे ओके, हाँ बोलो। तो इतनी बात है। तो देखो तुम्हें मिडिल टर्म, तो जल्दी से लिखो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, और कहा गया है इसको जो कहा जाता है, ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, दीज आर द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसको क्या कहा जाता है बेटा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। NC0, NC1, NC2, NC3 और NCn, ये सब के सब क्या कहे जाते हैं बेटा? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब मिडिल टर्म में जहां पे थे वहां पे आ the greatest binomial coefficients, the greatest binomial coefficient associated with middle term। दोबारा क्या बोल रहे बेटे? एक कहा था बोल दिया The greatest binomial coefficient associated with middle term. मिडिल, यानी आप जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट निकाल रहे हो ना, वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो आपके दिमाग में होगा सर जी, तो इसका मतलब ये तो मिडिल टर्म इसमें दो आ गया, तो ग्रेटेस्ट तो एक ही होगा ना, ग्रेटेस्ट तो एक ही होता है ना, सोचा था ग्रेटेस्ट एक ही होगा। और अगर या तो 99 ग्रेटेस्ट होगा या फिर 9 से 10 होगा, 19 से 10, तो तुम कहोगे कि सर ये दोनों तो इक्वल है, इसीलिए तो ग्रेटेस्ट तो तभी होता है ना सबसे ज्यादा बड़ा, दो तीन बड़े होंगे आदमी। मैंने क्या कहा? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट एसोसिएटेड विद मिडिल टर्म। इसको क्वेश्चन ही नहीं समझना। मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म जब हम इवन वाले का निकालते हैं, इस तरह का ऑड वाले का, उसमें दो आता है, तो ग्रेटेस्ट ये तभी हो सकता है दोनों सेम, दोनों सेम तो होता है या वहीं पे तो लिखा हुआ है, इसके लिए हमें अमेरिका थोड़े जाना। NCR is equal to NCn minus r। 19C9 तो लिखोगे 19 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे? 19 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, दोनों इक्वल। समझा? और इसके बाद तुम कोई भी लिखोगे, उनकी वैल्यू इनसे हमेशा कम होगी, सबसे ज्यादा ना। ग्रेटेस्ट तो मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट मान लो दो लोगों का सेम नंबर है, तो ग्रेटेस्ट तो उसको लिख सकते हैं, बाकी चीज उससे छोटे हैं। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहां से एसोसिएटेड होता है? ऑलवेज मिडिल टर्म। कौन? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कौन?
बाइनोमियल कौन बाद में गड़बड़ होगा कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग अलग चीज होता है कौन बाइनोमियल कौन एनसीईआरटी खत्म ऐसा उल्लू इंसान है जब ज्यादा लग गया तो कितने दिन में खत्म एक क्लास में खत्म हो गया करा कैसे खत्म हो यहाँ पे मैंने आपको ये बोला एनसीईआरटी खत्म चैप्टर नहीं खत्म हुआ भाई क्या बोला अब इसके बाद अगला टॉपिक लिख लेना जब आगे क्लास में आएंगे ना लिख लेना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अब तो चैप्टर शुरू होगा अभी चैप्टर शुरू हुआ कहाँ है चैप्टर तो अब शुरू होगा सर आपने बोला हाँ बस न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इतना अरे तुमको यार मजाक लग रहा है सीरियसली कह रहा है बस क्वेश्चन पहले को समझ में आना चाहिए सीरियसली कह रहा है प्रीवियस ईयर के ओपन कर देंगे अब सारे क्वेश्चन यहाँ पे बैठ के करना अभी आज क्वेश्चन नहीं करवाया ना अगले क्लास में क्वेश्चन करवाया इसमें कहता है कि टर्म इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट अब छोटा सा बेसिक कोएफिशिएंट का बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी 8 डिब्बे है बेटा 8 बॉगीज आर देयर एक मेट्रो में 8 बॉगीज होते हैं कुछ में 6 होते हैं कुछ पे एडवर्टाइजमेंट ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं आफ्टर द लॉन्ग ब्रेक थैंक यू सर सर